Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था अपना कल हिस्ट्री का, जिसका नाम था द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ मेन डायनेस्टी थी दिल्ली की, जिनके बारे में हमने टेबल 1 में देखा था। राजपूत डायनेस्टी, ठीक है, राजपूत शासक थे, तुर्किश थे, खिलजी वंश के थे, तुगलक थे, सैयद थे और लोधी डायनेस्टी के शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर राज्य किया। ठीक है, और इसके साथ साथ कल हमने राजा इल्तुतमिश के बारे, सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा कि सुल्तान इल्तुतमिश के बाद उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो सिंहासन पर बैठी 1236 ईस्वी में। लेकिन उस वक्त के अंदर लिंग भेद बहुत ज्यादा मान्यता थी उसकी, बहुत ज्यादा लिंग भेद वहां पर प्रचलित था। इस कारण लोग महिला को एक शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। ठीक है बेटा, ये सब कल हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमने कल पढ़ा था उससे नेक्स्ट एक मस्जिद दी हुई है, देख रहे हैं आप, ये कुवत अल इस्लाम की मस्जिद है, ये बेगमपुरी मस्जिद है, ये मोती मस्जिद है और ये जमाली कमाली की मस्जिद है। देखिए हम इनके बारे में ही बात करते हैं। जो कुवत अल इस्लाम की मस्जिद है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बनाई गई और उसकी मीनारे समझ रही है, जो ये बड़े बड़े से खंबे से दिखते हैं मस्जिद के अंदर, उसको मीनार कहते हैं। ठीक है, जो बेगमपुरी मस्जिद थी वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में बनाई गई और मोती की जो मस्जिद थी वो सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर, सिकंदर लोधी ने अपने मिनिस्टर के द्वारा अपने कार्यकाल में बनवाई। और जमाली कमाली की जो मस्जिद थी वो 1520 ईस्वी में बनाई गई। आज हम बात करेंगे अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड द तुगलक, कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत किस तरीके से जो प्रशासन और कंसोलिडेशन हुआ, किस तरीके से समेकन हुआ, उसके बारे में आज हम एक थोड़ा नजदीक से देखते हैं। The consolidation of a kingdom was a vast of the Delhi Sultanate needed reliable governors and the administrator, कि अपने क्षेत्र को कंसोलिडेशन, अपने क्षेत्र की स्थिति मजबूत करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को बहुत विश्वसनीय गवर्नर और प्रशासकों की जरूरत थी। Rather than appointing artists and the landed chieftains and governor, उन्होंने जमीन के सामंत और गवर्नर और सामंतों को नियुक्त करने की बजाय जो दिल्ली के अर्ली सुल्तान थे, स्पेशली इल्तुतमिश, फेवर द स्पेशल स्लेव्स, वो दासों को ये पोजीशन या इस पद पर नियुक्त करने के फेवर में थे। परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, वो क्योंकि ये जो दास थे उन्हें स्पेशल ही मिलिट्री की सर्विस के लिए खरीदा गया था। कॉल्ड बंदगाह, जिन्हें बंदगाह कहा जाता था इन पर्शियन, फारसी भाषा में। They were carefully trained, उन्हें बहुत ही सावधानी से ट्रेन किया जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम, साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण पद थे उसके लिए उन्हें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता था। Since they were totally dependent upon their master, वो पूरी तरीके से अपने मास्टर पर निर्भर थे। And the sultan could trust and rely upon them, और जो राजा था वो उन पर विश्वास कर सकता था और उन पर निर्भर रह सकता था कि स्लेव उसके लिए बेटर काम करेंगे। The Khilji and the Tughlaqs continue to use Bandagah and raise people to humble birth who were often their client, कि जो खिलजी और तुगलक वंश के जो राजा थे वो बंदगाहों को, जो मतलब उनके स्लेव्स थे, उनको नियंत्रण में करते थे। and raise people to humble birth who were often their client, और अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को राजनीतिक पदों पर बिठाते थे जो उनके क्लाइंट थे। क्लाइंट कौन होते हैं बेटा? Someone who is under the protection of another, जो किसी और व्यक्ति के संरक्षण में हो। तो हाई पॉलिटिकल पोजीशन उन्होंने इन सब लोगों को, निम्न आश्रित लोगों को और अपने क्लाइंट्स को उन्होंने ऊंचे पदों पर बिठाया, अपने राज्य में ऊंचे पद दिए। They were appointed as a general and governor, और उन्हें जनरल और गवर्नर के पद दिए गए। However, this also introduced an element of the political instability, जिसके कारण
उनके साम्राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर। स्लेव्स और क्लाइंट दोनों ही, जो दास थे और जो आश्रित लोग थे, वो दोनों ही अपने मास्टर के प्रति वफादार थे। एंड पेट्रोन्स और अपने संरक्षकों के प्रति भी वो वफादार थे। बट नॉट टू देयर हायर्स, लेकिन वो उनके उत्तराधिकारियों के प्रति विश्वसनीय नहीं थे। न्यू सुल्तान एंड देयर न्यू सर्वेंट, क्योंकि जब भी एक राजा के बाद, एक सुल्तान के बाद दूसरा सुल्तान राजगद्दी पर बैठता तो उसके अपने सर्वेंट्स होते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्च, और एक नए राजा के बनते ही ऑफन सा अ कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा उत्पन्न हो जाता बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, नए और पुराने सामंतों के बीच। द पेट्रोनेज ऑफ द हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान आल्सो शोक्ड elites and authors of the Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultan for approaching the low and base born to high caste। कि दिल्ली के जो सुल्तान थे, वो निचले जो लोग थे, उनको संरक्षण दिए जाने के कारण ऊंचे वर्गों को भारी धक्का पड़ा। कि जो नीचे वर्ग के लोगों को उन्होंने ऊंची पोजीशन दी, इसके कारण जो ऊंचे वर्ग के सामंत लोग थे उनको काफी गहरा धक्का पड़ा। और सुल्तान की इसी क्रिया को देखते हुए जो पर्शियन तवारीख थे, जो उनके ऑथर थे जिन्होंने तवारीख लिखा, उन्होंने सुल्तान की क्रिटिसाइज भी की, सुल्तान की आलोचना भी की कि सुल्तान ने निचले वर्ग को लोगों को संरक्षण दिया, जिसके कारण ऊंचे वर्ग के लोगों को बहुत धक्का लगा। और इसकी आलोचना तवारीख के लेखकों के द्वारा भी की गई। लाइक द अर्लियर सुल्तान, पहले के सुल्तानों की तरह, द खिलजी एंड द तुगलक मोनार्च, जो खिलजी और तुगलक के जो शासक थे, अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, वो मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट करते थे, नियुक्त करते थे एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ अ वेरिंग साइज, उन्हें सूबेदार के रूप में, अपने क्षेत्र के सूबेदार के रूप में उन्हें नियुक्त करते थे। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, जिस जमीन का उसे वो गवर्नर बनाते थे या सूबेदार बनाते थे, उस जमीन को इक्ता कहा जाता था। एंड देयर होल्डर वॉज इक्तादार, और उसका जो मालिक था, जिस व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया गया था, उसे इक्तादार और मुक्ति, इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता। मुक्ति की ये ड्यूटी होती थी कि वो सेना का लीड मिलिट्री कैंपेन्स, की वो सेना अभियानों का नेतृत्व करे, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, और अपने इक्ता में जो जगह उसको मिली हुई है उस क्षेत्र के अंदर वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर रखे। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, उसकी इस मिलिट्री सर्विसेज के बदले में मुक्ति कलेक्ट द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज अ सैलरी। मुक्ति अपने जो एरिया उसे असाइन किया गया था, उस एरिया से वो कर कलेक्ट करता था। उस जमीन से जहां का वो इक्तेदार था, वहां से वो कर कलेक्ट करता था अपनी सैलरी के रूप में। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यू, और इस रेवेन्यू में से वो अपने सैनिकों को भी वेतन देता था। कंट्रोल ओवर द मुक्ति वॉज मोस्ट इफेक्टिव, कि मुक्ति पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राजा ने उसे उस क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया, कर देने का भी अधिकार दे दिया, कि ऐसा ना हो कि वो अपना कंट्रोल बढ़ाए और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले ले। तो उस पर कंट्रोल करना जरूरी था। इसलिए दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया वो देखिए। देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, उनका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, मतलब उनके बाद उनके पुत्र को नहीं मिल सकता था। यदि एक इक्तादार है, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो वो जो स्थान था वो उसके बेटे को नहीं मिलता था। एंड इफ देयर असाइंड इक्ता फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, और कुछ समय के लिए ही इक्तादार वहां रहता था, उसके बाद उसकी ट्रांसफर कर दी जाती थी। आप भी देखते हैं आजकल लोगों की ट्रांसफर हो जाती है। वो मान लीजिए एक बैंक के वर्कर की बात ले लें, आज वो एक बैंक में है, कुछ समय के बाद उसकी ट्रांसफर दूसरे बैंक में हो जाती थी। तो वो वहां पर अपना नियंत्रण, वहां जो उन्होंने अपना काम किया, अब उन्हें एक नई जगह जाना पड़ता था। तो ऐसे ही इक्तादार के साथ किया गया। इक्तादार को भी कुछ समय के बाद दूसरी जगह में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि वो उस क्षेत्र में अपना नियंत्रण ज्यादा स्थापित ना कर सके। ये ना हो कि वो अपना कंट्रोल जमाए और राजा के प्रति ही विद्रोह कर दे। आगे देखिए आप। These harsh condition of the service were regionally imposed during the reign of Alauddin Khilji and the Muhammad Tughlaq। ये जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता था। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। एक अकाउंटेंट की नियुक्ति गई स्टेट के द्वारा। सुल्तान एक अकाउंटेंट की नियुक्ति करता था
जिसके जो पूरा का पूरा चेक करता था कि जितना भी कर कलेक्ट किया जाता था मुक्ति के द्वारा उसका पूरा लेखा जोखा रखता था। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, और ये भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जितना भी कर कलेक्ट करे वो उतना ही हो जितना राज्य के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। एंड दैट कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर, और उसके साथ साथ वो एक निश्चित संख्या में ही सैनिक रखे जितनी सुल्तान ने उनको परमिशन दी है। यदि वो उससे ज्यादा सैनिक रखेंगे तो क्या होगा कि उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा और वो राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे, इसलिए राजा ने इन सब पर अपना कंट्रोल रखा। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, इसके बाद जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने आंतरिक इलाकों पर भी कंट्रोल करना चाहा। अंडर देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में थे जो आंतरिक इलाके, they forced the land chieftains and the samant and the artists and the rich landlord to accept their authority। इसके साथ साथ उन्होंने लैंडेड चिफ्टेन, जो जमीन के मुखिया थे, और जो सामंत थे बड़े बड़े, और जो बड़े बड़े रिच जो जमींदार थे, उनको उन्होंने मजबूर किया कि वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। ठीक है, कि उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। अंडर अलाउद्दीन खिलजी स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य ने अपने अधिकार में ले लिया। इन सामंतों से यह अधिकार छीन लिया गया और राज्य ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। द राइट ऑफ द लोकल चीफ्टेन, जो लोकल मुखिया थे, स्थानीय जो मुखिया थे, उन्हें जो लीवी टैक्स वर द कैंसल्ड, उन पर कर लगाने का जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे, और साथ साथ में उन्हें मजबूर किया गया कि वो खुद भी टैक्स पे करें। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट, जो राजा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो प्रशासक थे, वो बहुत ध्यानपूर्वक जमीन को मापते और उसका लेखा जोखा लिखते थे। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेन एंड द लैंडलॉर्ड, कुछ जो पुराने मुखिया और जो जमींदार थे, सर्व द सल्तनत एज अ रेवेन्यू कलेक्टर, वो सुल्तान के लिए किसका काम करने लगे? रेवेन्यू कलेक्टर, कर इकट्ठा करने के लिए नौकरी करने लगे। एंड असेसर या वसूली के अधिकारी बन गए। देयर वर द 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उस वक्त में टैक्स भी 3 टाइप के होते थे। पहला टैक्स था ऑन कल्टीवेशन, जो कि खेती की उपज पर लगाया जाता था, कॉल्ड खराज, जिसे उस समय में खराज कहा जाता था। एंड अमाउंटिंग ऑफ अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, वो किसान जितना भी टोटल उत्पादन करता था उसका 50% उसे कर के रूप में देना पड़ता था, मतलब आधा अनाज उसे कर के रूप में देना पड़ता था। दूसरा टैक्स लगाया ऑन कैटल्स, उनके पशुओं पर, उनके मवेशियों पर, एंड ऑन हाउसेस, और तीसरा उनके घरों पर। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultan। और यह याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के शासकों के, दिल्ली के सुल्तानों के नियंत्रण के बाहर था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, और दिल्ली से जो दूर प्रदेश थे जैसे कि बंगाल, उन पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। Soon after annexing southern India, दक्षिण भारत को जीतने के बहुत जल्दी ही द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, पूरा का पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। इवन इन द गंगेटिक प्लेन एंड द फॉरेस्टेड एरिया, यहाँ तक कि जो गंगा का मैदान था उसमें भी बहुत सारे जंगल के प्रदेश थे। दैट सुल्तान फोर्स कुड नॉट पेनिट्रेट, जहां पर जो राजा थे उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, राजा की जो सेनाएं थी वहां पर कंट्रोल करने में वो सक्षम नहीं थी। लोकल चीफ्टेन और जो लोकल मुखिया थे एस्टैब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन, उन्होंने अपना अपना स्वतंत्र राज्य इन क्षेत्रों में स्थापित किया। समटाइम रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक, कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक थे, could force their control in these areas, वो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते थे, but only for a short duration, लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि ये प्रदेश उनकी राजधानी से बहुत दूर थे और वहां पर रहने वाले लोग जल्दी ही अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। The Mongol under the Genghis Khan invaded Transoxania in northeast Iran in 1219 and Delhi's Sultanate faced the assault soon after। कि जो मंगोलों के नेतृत्व में जो चंगेज खान था उसने ट्रांसऑक्सिया जो कि ईरान में था
उसके नॉर्थ ईस्ट में 1219 ईस्वी में ही आक्रमण शुरू कर दिए और दिल्ली सल्तनत को एक के बाद एक आक्रमणों को झेलना पड़ा। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज। मंगोलों के आक्रमण दिल्ली सुल्तानों के काल में मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। किसके काल में? दिल्ली का जो सुल्तान था ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। दिस फोर्स द टू रूलर टू मोबिलाइज द लास्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द दिल्ली which posed a huge administrative challenge led। आगे देख, इससे मजबूर होकर ये जो दोनों शासक थे, कौन से? मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इनको एक बहुत बड़ी विशाल सेना रखनी पड़ी और इतनी बड़ी विशाल सेना को रखना उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो बेटा हमने देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन कभी कभी उनके ये प्रयास विफल भी हो जाते थे। आज के लिए बस इतना ही चैप्टर।